गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने ALP CBT2 जो कि आप लोग का डेट आप लोग को आउट हो चुका है, यानी कि 2 मई और 6 मई को होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स मैं आप लोग के बीच में प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 28 लेके आऊँ। इससे पहले आप लोग देखेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से सेट नंबर लगातार मैं अपलोड कर रहा हूँ। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं इलेक्ट्रिशियन का भी ट्रेड को मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए देखता हूँ क्वेश्चन किस टाइप्स का पूछ रहा है, और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दूंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा हूँ, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर स्टॉल स्लाइड करता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन लिख रहा है बैटन, स्ट्रिप, एबोनी एज या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा एबोनी एज होता है। क्या होता है ये एबोनी एज। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लॉट करता है उसे बोलते हैं एबोनी एज कहते हैं। क्लियर है। और ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग ड्राइंग शीट को रखकर ड्राइंग संबंधित कार्य करने के लिए किया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, टी स्क्वायर द्वारा किसकी माप की जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे टी स्क्वायर के बारे में। तो टी स्क्वायर की माप जो किया था वो ब्लेड की लंबाई के लिए करते हैं। तो ब्लेड की लंबाई के लिए किया था। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कीजिएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, टी स्क्वायर जो होता है वो हार्ड लकड़ी की पट्टियों से बना होता है। यानी ये जो बना होता है हार्ड लकड़ी की पट्टियों से बना होता है। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसके जो साइज होता है, सबसे पहले इसका जो कुछ साइज होता है, सबसे बड़ा जो साइज होता है उसे बोलते हैं T0, फिर होता है T1, फिर होता है T2, इसी प्रकार T3 लगभग चलते जाता है। और T0 का जो सबसे बड़ा जो साइज होता है इसका वैल्यू होता है 1500 mm होता है। क्लियर है। और T1 का जो लार्जेस्ट वैल्यू होता है वह 1000 mm होता है। और T2 का वैल्यू जानेगा तो 700 mm होता है। और T3 का जो लार्जेस्ट वैल्यू होता है वो 500 mm होता है। ये सारी चीज़ जो होता है वह mm में होता है। क्लियर है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में आप लोग जो भी पढ़िएगा ना तो हमेशा mm में ही होता है मैक्सिमम। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, प्रोटेक्टर में कितनी शुद्धता किससे कौन मापे व बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल वे फ्रेंड्स आप लोग प्रोटेक्टर भी देखे होंगे। तो प्रोटेक्टर सबसे पहले क्या होता है, एक प्रकार का अर्धवृत्ताकार होता है, जिसमें होपफुली आप लोग देखे भी होंगे। तो ये एक प्रकार का वृत्ताकार एवं अर्धवृत्ताकार होता है। क्लियर है। और एक प्रकार का पारदर्शक प्लास्टिक का बना होता है। इसमें आप लोग मेजर भी किए होंगे तो प्रत्येक 1-1 डिग्री का इसमें शुद्ध कोण मापे जा सकते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो 1 डिग्री का होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का रीजनिंग का क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति XYZ PQR एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक्स और जेड एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं। वाई जो एक्स के ठीक बाईं ओर बैठा है वह भी पी के ठीक विपरीत बैठा है। आर एक्स के बगल में नहीं बैठा है। वाई और जेड दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन होगा। सबसे पहले जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग देखिए केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर है। तो देखिए तो केंद्र की ओर है। तो जब भी केंद्र की ओर रहेगा तो हम लोग 6 व्यक्ति को बैठाएंगे। तो देखिए स्टेप्स आप लोग को सबसे पहले करना पड़ेगा। आप यहाँ पे 4 व्यक्ति हो गए, एक और 2 को कर दिए। क्लियर है। जब भी केंद्र की ओर रहेगा तो देखिए हम लोग केंद्र की ओर क्लिक कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आप लोग देखिए मैं स्टेप से आप लोग के बीच में बनाऊंगा। क्लियर है। अब देखिएगा थोड़ा सा मेरे कंसेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एक्स और जेड एक दूसरे के विपरीत है। तो सिंपल है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स माने तो इसके विपरीत पे जेड कर दिया। क्लियर है। सेकंड में लिख रहा है वाई जो एक्स के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो हमेशा याद रखिए जो आता है हमेशा सेकंड टर्म को शो करता है। तो वाई जो एक्स के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो एक्स के ठीक बाईं ओर, तो ये एक्स है तो इसके ठीक बाईं ओर कौन आ जाएगा, वाई। तो मैं ये कर दिया हूँ। क्लियर है। वह भी पी के ठीक पी के विपरीत बैठा है, यानी वाई जो है पी के विपरीत बैठा है, यानी कि यहाँ पे मैं पी लिख दूंगा। क्लियर है। अब लिखा वह भी पी के ठीक आर एक्स के बगल में नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग का आर नहीं हो सकता। तो सिंपल में आप लोग वाई के बगल में एक्स आर को कर सकते हैं। अब देखिए XYZ हो गया PQR, तो पी हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों का केवल नीड बच गया क्यू का, तो हम लोग सिंपल में यहाँ पे क्यू का पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन लिख रहा है वाई और जेड दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, वाई और जेड। तो फ्रेंड्स ये वाई आप लोग का, ये जेड है, तो ये दोनों का निकटतम पड़ोसी देखिए दोनों तीर कहाँ हमारा आर पे जा रहा है। क्या जा रहा है, आर पे। तो सिंपल में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग के बीच में अब बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कुछ रीजनिंग को मैं स्किप कर देता हूं जो आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। तो इस टाइप के रीजनिंग को मैं स्किप कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट रीजनिंग जो आ रहा है आप लोग का, देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन कीजिए। देखिए 62 से 64 को 32 से डिवाइड कर 2 टाइम्स होगा, फिर 2 टाइम्स कीजिएगा, फिर 2 टाइम्स कीजिएगा, फिर तो 4 को 2 से डिवाइड किया आएगा 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्लॉड का जो कोड लिख रहा है 67095, उसी प्रकार क्रॉन का लिख रहा है 85317 और डॉट का लिख रहा है
26450। तो उसी कुट भाषा में डी को क्या लिखा जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों में सिमिलर वर्ड्स देखेंगे। तो सिंपल वे में देखिए कुड और डॉट में देखेंगे तो फ्रेंड ये ओ और यू आ रहा, क्लियर है। इसमें भी देखिए ओ यू और इसके साथ डी है, तो यहाँ भी हम लोग का डी आ गया, क्लियर है। तो तीनों का हम लोग देखेंगे यानी कि जो अंक दे रहा है क्या क्या लिख रहा है। तो सिंपल में इसमें देख रहे हैं तो आप लोग जीरो जीरो कैंसिल कर सकते हैं, फिर उसके साथ आप लोग सिक्स को कैंसिल कर सकते हैं, फिर अगर आप लोग देखिए तो फाइव को कैंसिल कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए इसमें से अगर आप लोग देखिए तो केवल और केवल 9 बच रहा और केवल 9 बच रहा फ्रेंड्स। तो ये आप यहाँ पे आप लोग को डी के लिए पूछ रहा था, क्लियर है। तो सिंपल में अगर डी के लिए कीजिएगा तो आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए 6 दोनों में आ रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे 6 को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें क्या कि आप लोग एस यानी कि इसमें चेंजिंग कीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर अगर ए को चेंजिंग करते तो आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा। तो सिंपल में क्या करेंगे, देखिए जहाँ 15 वहाँ पे 22 का पुट कर देंगे, तो 22 माइनस 26 कर देंगे, प्लस 13 रहने देंगे, इंटू 22 के अपन लोग 15 कर देंगे और डिवाइड 5 करेंगे। अब इसे बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व किया तो 35 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सूटेबल हो गया। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का एक कुड भाषा में लिखा, इसे आप लोग अच्छे से बनाइएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा यानी 8 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। होपफुली ये सब इजी क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकता है। सिंपल वे में आप लोगों को पता होगा, वस्तु रगड़ने से, देखिए वस्तु को रगड़ने से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकता है। तो सिंपल में ऑप्शन नंबर हम लोग डी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रखिए वस्तु रगड़ने से आवेशित हो जाती है, क्लियर है। और किसी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया था, 3 प्रकार से आवेशित किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है आप लोगों को घर्षण विधि द्वारा, पहला होता है घर्षण विधि द्वारा, क्लियर है। वही बातें करना चाहते सेकंड में, सेकंड जो होता है आप लोग का प्रेरण विधि द्वारा, सेकंड में होता है आप लोग का प्रेरण विधि द्वारा, और थर्ड जो होता है वह चालन विधि द्वारा होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। और एक ही याद रखिए इसका ये फॉर्मूला होता है, क्यू का जो वैल्यू होता है एन ही होता है, जिसमें फ्रेंड्स ई का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 0.05 kg है उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। पत्थर को ऊपर फेंकते समय उस पर लगने वाला कुल बल की दिशा एवं परिमाण ज्ञात करें। तो देखिए काफ़ी अच्छे से अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग को क्या करना है, देखिए किसी वस्तु पे जो बल लगता है F बराबर हम लोग जानते हैं एम ए होता है, तो हम लोग ए के जगह पे लोग क्या करें जी लेंगे, क्लियर है। अब देखिए मास का वैल्यू जो दिख रहा है 0.05 लिख रहा है, ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या होता है 9.8 होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे मल्टीप्लाई किए तो 4.9 न्यूटन आएगा, क्लियर है। अब देखिए ये ऊपर की हो जाए क्या, ये ऊर्ध्वाधर, ये तो इसका राइट आंसर जो ऊर्ध्वाधर नीचे की होता है, यानी 4.9 आ रहा ना, तो 4.9 नीचे लगे। देखिए अगर यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार लगाए तो पृथ्वी की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे लगेगा, पृथ्वी की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, क्लियर है। तो राइट आंसर का देखिएगा 0.02, हाँ तो ऑप्शन नंबर 0.49 होगा, सॉरी 0.49 न्यूटन होगा। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। बातें करना चाहे भार का, तो फ्रेंड्स याद रखिए भार क्या होता है, भार वह बल होता है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर आरोपित होता है, इसका फॉर्मूला W बराबर mg होता है। अब भार की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो यहाँ पे ऋणात्मक कार्य के बारे में सबसे पहले याद रखिए, देखिए कार्य का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, W बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा निकालेगा तो यहाँ पे 3 कंडीशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अगर थीटा इक्वल टू आप लोग 0 डिग्री लिखते हैं तो याद रखिए कार्य जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। वही अगर थीटा अगर आप लोग का 90 डिग्री आ रहा है तो समझ जाइए कार्य जो आप लोग का 0 हो गया, क्लियर है। वही अगर आप लोग का थीटा अगर तो आपका 180 डिग्री आ गया तो कार्य जो होता है वह नेगेटिव होता है। ये तीनों को आप लोग कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग बोला नेगेटिव कार्य के बारे में, तो सिंपल हम ऑप्शन नंबर ए को काफी अच्छे से पुट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, यानी कि 12th नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12th के बीच में आते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन लिख रहा पहला एफ इक्वल टू dp/dt। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड हम लोग जानना चाहेंगे dp/dt होता क्या है ये। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए P क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे P4 होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नो एज मोमेंटम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखिए एफ इज का तो dp/dt ये होता क्या, देखिए सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नो एज फोर्स। तो देखिए संवेग में परिवर्तन की दर को, देखिए यहाँ पे बताना चाहता हूँ संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो ये आप लोग को सॉरी संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, बल। तो ये आप लोग को जो फॉर्मूला दिए बल का दिया, तो ये आप लोग
लोग का सही है। क्लियर है, वही बातें करना चाहते हैं नेक्स्ट का। तो देखिए ए बराबर लिख रहा है आप लोग का डी एक्स बाई डी टी लिख रहा है, ए बराबर डी एक्स बाई डी टी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए फोर होता है एक्सेलरेशन और डी एक्स बाई यहाँ पे होने से डी वी होना चाहिए, डी वी होना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग का लिख रहा है डी एक्स बाई डी टी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है सबसे पहले एक्सेलरेशन जो होता है याद रखिएगा डी वी बाई डी टी होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जो कि आप लोग डी एक्स बाई डी टी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, जो कि सही नहीं है। वही बातें करना चाहते हैं बी का, पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर लिख रहा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे पी फोर होता है आप लोग का शक्ति, शक्ति का जो फॉर्मूला था विभवांतर का स्क्वायर बाय प्रतिरोध होता है। क्लियर है, वही बातें करना चाहते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण कहते हैं, यानी ये जो आप लोग को लिख रहा है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो ये भी आप लोग का सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला जानेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। क्लियर है, अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा, तो हम क्या करते हैं, तो देखिए रेजिस्टेंस को हम लोग 2R कर दिए। क्लियर है, आप लोग को आई निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पहला इक्वेशन में अगर आई निकालेंगे तो सिंपल में आई बराबर निकालेंगे तो V बाई आर किए होंगे, V बाई आर। अब सेकेंड में अगर किए होंगे तो सिंपल में आप लोग लिखिएगा V बाई 2R किए होंगे, क्या लिखेंगे V बाई 2R। तो यहाँ पे देखिए सिंपल में आप लोग के बीच में कॉमन वर्ड्स जो आ रहा है, देखिए ये V बाई वी आर आप लोग को कॉमन आ रहा, तो क्या बचेगा 1/2। तो 1/2 का वैल्यू क्या होता है 0.5, तो ये क्या हो रहा है आधा हो रहा है, क्या हो रहा है ये आधा घट जाती है। तो सिंपल में राइट आंसर जो लिखिएगा तो आधा ही घट जाएगी। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, वही बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड याद रखना किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है, यानी किसी भी चालक का जो प्रतिरोध मापता है उसे बोलते हैं ओम मीटर, यानी ओम मीटर के द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध को हम लोग माप करते हैं। क्लियर है, चलिए और फ्रेंड्स ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा बेलनाकार चालक के तल पर धारा घनत्व का जो मान होता है वो हमेशा शून्य होता है। क्लियर है, चलिए और 0 केल्विन ताप का जो अर्धचालक से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं हाथ की हथेली के नियम से क्या ज्ञात होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे दाएं हाथ की हथेली के नियम से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दाएं हाथ की हथेली के नियम से विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के बल तथा तीनों की दिशा हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, यानी उपयुक्त सभी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए विद्युत धारा की दिशा। तो देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे FBI, देखिए आप लोग क्या कीजिए फादर मदर चिल्ड्रेन याद करिए। देखिए FB इसमें देखिए सबसे पहले F से होता है, यानी कि अंगूठा जो शो करता है वो फोर्स को शो करता है, यानी बल की दिशा को बताता है। यानी कि तर्जनी जो शो करता है, तर्जनी जो शो करता है फ्रेंड वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करता है। AC फॉर करंट, करंट जो शो करता है वो अंगूठा को सॉरी मध्यमा को शो करता है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। प्रत्येक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए क्या होना चाहिए। तो सिंपल वे में देखिए किसी प्रत्येक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए कार्य किया भी जा सकता है नहीं भी किया जा सकता। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसके बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे डब्ल्यू बराबर क्या होता है। तो डब्ल्यू बराबर हम लोग पढ़े FS होता है, क्या होता है डब्ल्यू बराबर होता है FS cos थीटा होता है। तो डब्ल्यू बराबर FS cos थीटा ले दें। क्लियर है, यदि थीटा 0 डिग्री है तो कार्य अधिकतम होता है, 90 डिग्री है तो 0 होता है, कार्य नहीं होता है। देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे एंगल के बारे में फर्स्ट में ही बताया था। देखिए थीटा अगर आप लोग का वैल्यू 0 है तो 0 डिग्री में कार्य क्या होता है अधिकतम होता है, अगर 90 डिग्री है तो कार्य क्या होता है नहीं के बराबर होता है। क्लियर है, वही 180 डिग्री है तो कार्य क्या होता है नेगेटिव होता है। क्लियर है, और तो इसी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं कार्य किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। और फ्रेंड्स बातें करना चाहते हैं कार्य का, तो सिंपल में देखिए कार्य को बोलते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर होता है FS होता है। क्लियर है, F का ऐसे मात्रा होता है न्यूटन, तो फोर्स का न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। वही बातें करना चाहते हैं न्यूटन, तो न्यूटन का जो छोटा यूनिट होता है उसे बोलते हैं अर्ग, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स अर्ग बोलते हैं। और मीटर का जो छोटी यूनिट होता है वह सेंटीमीटर होता है, अर्ग सेंटीमीटर होता है। क्लियर है, अब देखिए सॉरी न्यूटन का जो होता है वह डाइन होता है, सो मिस्टेक हो गया। देखिए न्यूटन का जो सबसे छोटी यूनिट होता है उसे बोलते हैं डाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं। और मीटर का जो होता है वह सेंटीमीटर होता है। क्लियर है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग निकालेंगे इसका सीजीएस डाइन इंटू सेंटीमीटर को लोग बोलते हैं अर्ग, क्या बोलते हैं अर्ग बोलते हैं। वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, अगर क्वेश्चन आता है 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो याद रखिए 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है। क्लियर है, अब ये कैसे निकालिएगा, तो देखिए 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10⁻7 आप लोग को अर्ग आ जाएगा। क्लियर है,
चलिए अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक वस्तु के मूल्य में पहले 32% की कमी की गई, फिर 44% की वृद्धि की गई। यदि परिमाणी मूल्य 489.6 तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। सिंपल वे में आप लोग बना भी लिए होंगे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले 32% की आप लोग कमी कीजिए। तो मान लीजिए एक्स वस्तु था, तो इससे 32% की कमी कीजिए तो 68/100 कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें 144 यानी 44% को हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, तो तीनों का जो वैल्यू लिख रहा है आप लोग का 489.6 लिख रहा है। और हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल में आप लोग का 500 रुपये आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसमें आप लोग ऑप्शन विधि का यूज कीजिए। एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 घंटा पहले चलना शुरू करती है और 960 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे इसमें समय क्या कांस्टेंट देगा, 4 लिख रहा। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ 960 ले दिया। पहला का चाल आप लोग को पता नहीं था, हम लोग मान लिया एस मान लिए। क्लियर है। सेकंड, अब देखिए ये दोनों का जो सेकंड का डिफरेंस करेंगे, क्या लिख रहा है, सामान्य चाल से 40 किलोमीटर कम, तो हम लोग S-40 कर देंगे। क्लियर है। अब आप लोग क्या कीजिए ना, स्पीड को चूज करना है, तो हम लोग ऑप्शन मेथड का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर देखिए ऑप्शन नंबर वैसे इसका बी सही है, तो ऑप्शन अगर बी यूज करते हैं यानी 120, देखिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ। जहाँ एस है वहाँ पे 120 यूज किया, यानी कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 120 का यूज करेंगे। फिर देखिए 120 में से 40 है तो 80 बचेगा। आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए अगर 4 आ गया तो सही है। तो 120 का पहाड़ में 96 एंड 960 आता है आप लोग का 8 बार में। क्लियर है। उसी प्रकार 8 का पहाड़ में 960 कितना बार में आएगा, 12 बार में। तो ये क्या रहा, -4 आ रहा ना, ये लगभग में आ जाएगा, यानी कि आप लोग कर सकते हैं माइनस के रूप में। तो राइट आंसर जो आएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। देखिए एक व्यापारी 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है। एक पर वह 40% की लाभ अर्जित करता है, दूसरे पर उसे 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि ज्ञात करें। तो फ्रेंड सिंपल में जब भी याद कीजिएगा, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन होता है ना, जब सेम एक ही रेट पर अगर सेम प्रतिशत पर अगर आप लोग का प्रॉफिट और लॉस होगा ना, तो इसका फार्मूला होता है जो आप लोग का जो परसेंट दिया था उसका बाय 100 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए तो 40 का स्क्वायर किया तो कितना होगा, 1600 हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड, 1600 हो गया। और यहाँ पे आप लोग 100 कीजिए, तो सिंपल में क्या 16। अब ये हमेशा हानि में होता है, तो काफ़ी अच्छे से कीजिए। तो 16% हानि, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित मूल्य का 50% क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। यदि कोई छूट नहीं दी गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एमपी का क्या लिख रहा है, 50%, तो 50/100 कर दिए। क्लियर है। ये आप लोग का लिख रहा क्रय मूल्य के 70%, तो सीपी के 70% यानी 70/100 कर देंगे। ये आपस में बराबर है। तो हम लोग यहाँ से अगर आप लोग रेशियो निकाले हो तो MP/CP का रेशियो निकालिए। तो MP/CP का अगर रेशियो निकालते फ्रेंड, तो आप लोग का जो रेशियो आएगा 7/5 आ गया। तो सिंपल में आप लोग 5 में खरीदे और 7 में बेच रहे हैं। तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है, विथ एस्पेक्ट यानी कितने में 5 में आ रहा है। तो हम लोग इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल में सॉल्व किया तो 40% आप लोग का आंसर आएगा। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो राइट आंसर जो है 40%, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीति अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और पायल अकेले उसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकती है। पायल ने अकेले शुरुआती 18 दिन तक काम किया, फिर काम छोड़ दिया। प्रीति अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल वे में देखिए, सबसे पहले पायल कितना दिनों तक कार्य कर, 18 दिन। तो लोग पायल का 18, तो इसका क्षमता कितना था, 90 का था। मैं ये कर दिया हूँ। आप लोगों को प्रीति के बारे में पूछा, तो प्रीति का मैंने एक्स मान लिया और टोटली कितना दिन करता है, 30 करता है। बराबर कुछ भी कार्य करता है, एक कार्य करेगा। और हम लोग यहाँ से फ्रेंड x/30 = क्या कीजिए, 1 - 18/90 कीजिए। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो क्या कि देखिए 18 का पारा में 90 आता है 5 बार में, तो 1/5। अब यहाँ से अगर सॉल्व कीजिए, देखिए मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए x/30 था आप लोग का, बराबर कीजिएगा। तो 5 में से 1 गया, 4/5 आ गया, 4/5। अब 5 का पारा में 30 कितना बार में आता है, 6 बार में। अब 6 को 4 से गुना कर देंगे तो 6 चौक 24 हो गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या आएगा, 24 इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है। तो फ्रेंड देखिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ड्राइंग पेंसिल अगर आप लोग देखें तो इसका जो क्रॉस सेक्शन, सबसे पहले देखिए आप लोग पेंसिल को बनाइए। तो पेंसिल अगर स्टेप से बनाते हैं तो देखिए स्टेप से आप लोग बनाए भी होंगे। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, देखिए इसको कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं येलो कलर कर देता हूँ, जो आप लोग का फेवरेट कलर। ये स्टेप से लाइट ये लाइन होता है। तो सिंपल में याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसमें रुकिए, थोड़ा सा इसको हटा सा अगर, हाँ
इसको हाँ हो जाएगा। ओहो ठीक है। देखिए फ्रेंड जो मैं बता रहा हूँ इस पर फोकस थोड़ा सा कीजिएगा। तो देखिए बोल रहा है ना ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किसके ऐसा होता है, तो हमेशा याद कीजिए ये समषष्ठभुजाकार आकार का होता है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी ये हमेशा समषष्ठभुजाकार के आकार का होता है। क्लियर है, समषष्ठभुजा आकार का होता है, इसलिए इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पेंसिल के केंद्र में ग्रेफाइट होता है, इसी कारण से इसका आकार क्या होता है, षष्ठकोण होता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे ग्रेफाइट का जो आकार होता है वह षष्ठकोणीय होता है। क्या होता है ये, षष्ठकोणीय होता है। इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और तो राइट आंसर क्या होगा, षष्ठकोणीय। तो सिंपल वे में आप लोग ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा दर्शाती है, तो काफ़ी ईजी है। देखिए जब भी कोई दो बिंदु रहेगा, देखिए ये अभी ये बिंदु है, तो इसको जो रेखा दर्शाती है हम लोग क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को ही हम लोग बोलते हैं सरल रेखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। होपफुली सबसे ईजी क्वेश्चन था। वही वक्र रेखा क्या, तो देखिए ये आप लोग का ये जो मैं रेखा खींचा ये क्या होगा आप लोग का, वक्र रेखा हो गया। अब देखिए एक समांतर यानी पैरेलल लाइन होता है। क्लियर है, चलिए वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड। देखिए सरल रेखा विभिन्न प्रकार के होते हैं, सरल रेखा जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक प्रकार इस टाइप से भी हो सकता है, फिर आप लोग को देखिए इस टाइप से भी आप लोग ले सकते हैं, और भी इस टाइप से आप लोग ले सकते हैं। क्लियर, सॉरी इस टाइप से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। तो 23 नंबर लिख रहा है इरेजिंग शील्ड किस प्रकार की बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इरेजिंग शील्ड जो बनाई जाती है वह पतली स्टील की पतली पट्टी की बनाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई संख्या को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन अगर आप लोग फोकस किए तो देखिए यहाँ पे देखिए तो +9 का ऐड हो रहा है। क्लियर है, लास्ट में देखिए तो यहाँ पे ऐड हो रहा है 2304 का हो रहा, फिर देखिए तो 576 का हो रहा। क्लियर है, तो फिर यहाँ पे ये सब सारे चर्चा का था। तो 9 चौक 36, तो 17 में हम लोग क्या करेंगे 36 को ऐड कर देंगे, तो ये आप लोग का जो आएगा 53। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कीजिए, तो 53 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना लेंगे। देखिए क्या लिख रहा है, पी क्यू की पत्नी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए पी है, ये क्या है, ये पी आप लोग का क्यू की पत्नी बना दें, यानी ये माइनस कर दिया तो ये प्लस हो गया। ये दोनों के बीच रिलेशन है, मैं चलिए रिलेशन को दोहरा दिया हूँ। ठीक है, फिर बोला पी एस की माँ है। ये जो पी जो है ना आप लोग का एस की माँ है। क्लियर है, एस टी की बहन है। ये जो आपको एस जो है ना ये आप लोग का टी की बहन है, यानी ये भी आप लोगों के सामने क्या गर्ल्स है। ये एल टी का भाई है, एल जो आप लोग का टी का भाई है, यानी एल जो है ना वह टी का भाई, यानी कि एल आप लोग का पॉजिटिव हो गया। अब बोला टी एम की पत्नी है। टी जो है ना, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को कुछ एक लिखे, टी जो है वह एम की पत्नी है, तो यहाँ पे ये यानी गर्ल्स है, तो ये बॉयज़ हो गया। क्लियर है, तो अब आप लोग को बोला डी क्यू की माँ है। डी जो है ना वह क्यू की माँ है, तो यानी हम लोग यहाँ पर डी ले लें, डी क्या क्यू की माँ है। तो बोला एल का एल सॉरी डी का एल से क्या संबंध है, यानी यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड एल। तो देखिए यहाँ से आप लोग को रिलेशन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिएगा, तो इसका अगर आप लोग बनाइए तो देखिए सबसे पहले इसका पिता तो पी था, तो पिता की माँ हो जाएगा। तो राइट आंसर कीजिए, तो पिता की माँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो सॉरी पिता की पत्नी, ये आप लोग का ये जो आप लोग का 25 होगा, तो हाँ पिता की माँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 26 क्वेश्चन, तो 26 नंबर देखिए ये भी आप लोग खुद से बनाए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखिए क्या लिख रहा है, डी ई का बेटा है। तो मैं मान लिया डी, ये डी जो है आप लोग के सामने ई का बेटा है, मान लीजिए सबसे पहले ई को प्लस कर दिया हूँ। क्लियर है, एम ई का पति है। तो देखिए एम जो है ना ई का पति है, तो एम को स्टेप से कर दिया यानी ई का पति है, तो ये क्या होगा पत्नी हो गया। क्लियर है, अब देखिए ए ई की माँ है, तो सिंपल में ए जो है ना हम लोग ए के लिए माइनस कर दिए, ए की माँ है, ए की शादी टी से हुई, यानी इसका ये पापा हो गया, यानी कि टी जो है ना ई की पापा हो गया। तो टी का डी से क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ पे ये रिलेशन आ रहा। तो सिंपल में अगर आप लोग देखिएगा तो ये जो आप लोग देखिए पिता की माँ नहीं, पिता की माँ तो नहीं, माँ के पिता होगा। देखिए इसका माँ के पिता है, तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। देखिए आप लोग का ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए किस टाइप से है। चलिए साइंस का क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस होगा। 29 क्वेश्चन, तो 29 क्वेश्चन लिख रहा, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है, यदि उसके बीच की दूरी पहले से दोगुनी कर दिया तो उसके बल क्या होगा। तो फ्रेंड्स जब भी स्टेप से बनाएगा तो आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे एफ। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर डिस्टेंस होता है, ये होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग ऑलरेडी इसके अकॉर्डिंग अगर बनाइएगा तो देखिए रिलेशन क्या होगा, F1/F2
इक्वल टू अगर सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले करेंगे हम लोग R1/R2 का होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इसका दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसमें इसका जो वैल्यू लिख रहा है 2R लिख रहा था, ये वैल्यू क्या लिख रहा था, R लिख रहा था। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करिए तो यहाँ पे देखिए सिंपल वे में अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का जो F2 का वैल्यू आएगा ये F1/4 आएगा, F1/4 आएगा। तो सिंपल में अगर आप लोग को वैल्यू अगर निकालिए तो क्या आएगा, 0.25 न्यूटन आएगा। तो राइट आंसर किया 0.25 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। एक सीढ़ी में 3 सोपान है जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। एक गेंद की सबसे ऊपरी तल से लुढ़कने का न्यूनतम क्षैतिज वेग क्या हो सकता है, वह सीधे सबसे नीचे तल से टकराएं तो फ्रेंड देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब भी रहेगा ना, जब भी कोई वस्तु ऊपर की हो जाती है तो उसमें इनिशियल वैल्यू होता है, यानी यू का जो वैल्यू होता है वह जीरो होता है। क्या होता है ये, यू बराबर जीरो होता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग एच इक्वल टू क्या यू टी, तो यू को टी से गुना कर यानी जीरो हो जाएगा। हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे तो हाफ में कर दूंगा, जी कर दूंगा यहाँ पे, फिर टी का स्क्वायर कर दूंगा। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हाफ कर दिए। अब देखिए जी का वैल्यू क्या होता है तो आप लोग पढ़े भी होंगे। तो जी का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। क्लियर है। टी, तो टी का वैल्यू यानी टाइम के बारे में पूछ रहा है आप लोग का। तो टाइम तो यहाँ पे आप लोग के बीच में टाइम नहीं लिख रहा है ये। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा 0.2 सेकेंड। टी आप लोग को निकालना है तो चलिए मैं टी स्क्वायर निकाल लिया हूँ। क्लियर है। अब एच के बारे में बोल रहा, तो एच अगर आप लोग देखिए तो कितना लिख रहा था, 10 सेंटीमीटर लिख रहा था। तो ये 10 कट गया, तो टी स्क्वायर का वैल्यू तो 0 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा। सिंपल वे फ्रेंड, इससे आप लोग को मैं स्किप अभी कर रहा हूँ, इसे लास्ट में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केल्विन पैमाना का भाप बिंदु होता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले याद रखिए केल्विन पैमाना का जो भाप बिंदु होता है वह 373 केल्विन होता है। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ याद रखिए -273.15 यानी 15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को परम ताप कहा जाता है। क्लियर है। चलिए 273 पॉइंट देखिए मैं लिख देता हूँ, 273.16 पर जल ठोस में यानी सॉलिड में, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। इसी को ही जल का त्रिक बिंदु भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। एक वस्तु का भार वायु में 25 ग्राम है और जल में 20 ग्राम है, तो वस्तु का घनत्व क्या होगा। देखिए वायु में सबसे पहले देखिए वायु में भार क्या लिखा है, W1 हम लोग देखेंगे वायु में भार 25 ग्राम लिख रहा है। क्लियर है। उसी प्रकार जल में यानी कि W2 का अगर वैल्यू देखेंगे तो आप लोग का सामने 20 ग्राम लिख रहा है। तो हम लोग जल में दोनों में देखेंगे कमी कितना है, तो सिंपल में दोनों को माइनस कीजिए तो कितना कमी आ रहा है, 5 ग्राम का कमी आ रहा है। क्लियर है। 5 ग्राम का कमी आ रहा है, तो हमें अपेक्षित घनत्व निकालना। तो फ्रेंड्स अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला होता है सबसे पहले W1 बाय, देखिए हम लोग क्या कहते हैं W1 बाय दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी W1 माइनस W2 लेते हैं। तो W1 का वैल्यू कितना था, 25 था और दोनों का डिफरेंस कितना था, 5 का था। तो यहाँ से सॉल्व किए थे 5 ग्राम आ रहा, क्या रहा 5 ग्राम आ रहा। और हमें क्या निकालना है, तो फ्रेंड देखिए तो घनत्व निकालना। तो घनत्व का फॉर्मूला था अपेक्षित घनत्व गुना जल का घनत्व। तो अपेक्षित घनत्व का वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो 5 था और जल का घनत्व क्या होता है 1 होता। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है। तो राइट आंसर आएगा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो राइट आंसर अगर देखा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये। चलिए अब इसके साथ साथ याद रखिए भार वह बल है जो वस्तु पर पृथ्वी द्वारा अपने केंद्र की ओर पलटता है। क्लियर। अब भार के मान को स्थान के साथ बदलता रहता है। अब भार को जो हम लोग मापते हैं वह कमानीदार तुला से भी माप पाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, भार को हम लोग किससे मापते हैं, कमानीदार तुला से। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 क्या आ गया। तो 34 क्वेश्चन नंबर अच्छा है ये। देखिए 1 मिली बार किसके बराबर होता है, तो सिंपल वे में सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए 1 मिली बार, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 मिली बार का जो वैल्यू होता है 10 टू पावर, मिली में क्या होता है 10 टू पावर -3 बार होता है। हम लोग इस आगे तोड़ दें 10 टू पावर -3 बार कर दिए। ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे चूंकि एक बार, देखिए एक बार बराबर क्या होता है 10 टू पावर 5। देखिए मैं लिख देता हूँ 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 10 टू पावर 5 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये पास्कल कहते हैं। क्लियर है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को जो बताऊँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 1 मिली बार है तो 10 टू पावर -3 कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक बार में कितना होता है 10 टू पावर 5 होता था, क्या होता था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिया हूँ। अगर आप लोग सॉल्व किए तो 10 टू पावर 2 आ जाएगा जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो 10 टू पावर 2 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो राइट आंसर
आंसर होगा 10⁻² यानी क्या होता है 100 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं वायुमंडलीय दाब का। तो फ्रेंड याद रखिए वायुमंडलीय दाब का SI मात्रा जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। क्लियर है। और वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम ना टॉरिसेली नामक साइंटिस्ट ने किया था। टॉरिसेली नामक साइंटिस्ट ने किया था। क्लियर है। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जिस मीटर का यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। और यही बैरोमीटर का जो आविष्कार जो किया था टॉरिसेली नामक साइंटिस्ट ने किया था। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा ऊंचाई पर जाने पर दाब घटता है। जब भी आप लोग हाइट पर जा रहे हैं तो प्रेशर दाब जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ये घटता है। ऊंचाई पर जाने पर आपका दाब को जाता है ये घटता है। क्लियर है। इस वजह से ही पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाइयाँ होती है। और फ्रेंड वायुमंडलीय दाब का जो पी का फार्मूला लेते हैं सबसे पहले हाइट लिखते हैं, फिर रो लिखते हैं, फिर इंटू जी लिखते हैं। ये भी फार्मूला को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और द्रव का दाब जो संबंधित है वो पास्कल के नियम से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल को मापा जा सकता है। तो काफ़ी ईजी है। तो बल को हमेशा स्प्रिंग तुला से प्रयोग से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। फ्रेंड्स याद रखिएगा स्प्रिंग तुला के प्रयोग से के द्वारा बल को मापा जा सकता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए भार क्या है? भार एक प्रकार का बल है। भार भी क्या एक प्रकार का बल है। क्लियर है। अब भार का फॉर्मूला W बराबर क्या होता है? तो सिंपल में आप लोग पढ़े होंगे mg होता है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं थर्मामीटर को। तो थर्मामीटर से मानव के शरीर का तापमान को मापते हैं। यानी क्वेश्चन आता है मानव के शरीर के तापमान को किससे मापते हैं? तो थर्मामीटर से। क्लियर है। वही कैलोरीमीटर से हम लोग मापते हैं उष्मा की दर को। उष्मा की दर को हम लोग किससे मापते हैं? तो कैलोरीमीटर से मापते हैं। क्लियर है। एक होता है पैरोमीटर। तो पैरोमीटर से उच्च तापमान को मापते हैं। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सारी चीज़ों मेजरमेंट मैं यूनिट बता रहा हूँ, जो भी कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, सारे आप लोग का पेपर के लिए इंपॉर्टेंस होने वाला है। क्लियर है। चलिए अब आ चुका है मैथ का क्वेश्चन। तो देखिए एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये ऋण लिया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया था तो एक वर्ष के भुगतान के बाद कितनी धनराशि होगी? तो देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। सबसे पहले अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 20% है। यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक जब भी रहता है ना तो रेट को क्या करते हैं? हाफ करते हैं। तो 20 का आधा क्या होता है? 10। तो 10 का क्या करेंगे यहाँ पे? ये कर देंगे। तो तोड़िएगा तो 1/10 के रूप में आ रहा। अब देखिए एक वर्ष था तो समय क्या होगा? दुगना हो जाएगा। तो हम लोग 10 से 11 लेंगे, फिर हम यहाँ 10 से क्या करेंगे? 11 करेंगे। क्लियर है। तो 10 को 10 से गुना के स्क्वायर आ गया, यानी 100 आ रहा है। यहाँ पे 121 आ रहा है। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड? देखिए दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस था 21 था। अब इसी का वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे यानी कि 100 का वैल्यू कितना मूलधन में लिख रहा था? 10,000। यानी कि 100 गुना हम लोग इससे कर दें, यानी कि 2100 इसका राइट आंसर आएगा। तो सिंपल वे में अगर सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। तो राइट आंसर आएगा 21। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 12100 इज द राइट आंसर। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन, सी डी से 4 गुना कुशल है। सी को एक काम को पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, वही काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़े? देखिए मैं आप लोग को बता, ए सी है, आप लोग का ये डी है। सी बोल रहा डी से 4 गुना कुशल है। तो देखिए एक है तो ये 4 है। क्लियर है। अब सी को एक काम को पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगता है। तो सिंपल में हम लोग दोनों का रेशियो निकालेंगे 3। तो 3 का वैल्यू कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 23 आ रहा है। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सी का वैल्यू निकालेंगे। तो सी का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। और डी का वैल्यू निकालेंगे तो 23 आ गया। क्लियर है। अब बोला दोनों एक साथ कार्य करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 4 3 7 और 8 2 10। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। सॉरी इसका रेशियो को जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स हाँ 4 और 1 5 को जोड़ेंगे, यानी कि हाँ। तो सिंपल में अगर आप लोग क्या बोल रहा था? वही काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल में आपका 16.83 आ जाएगा आंसर। क्लियर। सॉल्व कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये रेलवे के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये 36। देखिए क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग के बीच क्वेश्चन लिखा 36 पर पावर लिख रहा 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से। सबसे पहले 36 को ऐसा निकटतम वैल्यू बताइए जो 10 से करता है। तो हम लोग 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल होपफुली आप लोग लिख सकते हैं। हम लोग 30 + 6 को तोड़कर 36 को कर सकते हैं। पर पावर क्या आपके सामने 29 है तो 29 में कर दिया हूँ। बाई क्या करेंगे? 10 कर देंगे। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से भागा देंगे तो 10 का पारा में 30 तो पूरा कैंसिल हो गया। अब 10 का पारा में 6 आता नहीं तो शेषफल क्या बचेगा? 6। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब ये बोर्ड मास है, आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। इसका बोर्ड मास को जो सॉल्व किया तो 26 आप लोग का आंसर आएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर
40 है। फ्रेंड्स आप लोग को वैल्यू पुट करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले 4/3 का दियो, 10/45 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 1 ही आता है। प्लस देखिए cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर कीजिए तो 3/4 आ जाएगा। उसी पर 2 कीजिए, फिर sec 30 का भी जो वैल्यू होता है sec 30 यानी cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 यानी कि 4/3 कीजिएगा। उसी पर यहाँ पे 3/4 करें और cot 30 का वैल्यू होता है 1/3 होता है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा। अगर आप लोग इसे पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा 2/3 आएगा। क्लियर है? तो आप लोग काफ़ी अच्छे से इसे भी बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के बीच में क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम परिमाण वाले कोण को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम वाले एंगल को देखिए, ये आप लोग का एंगल बन रहा है। तो सिंपल में आप लोग बोल सकते हैं इसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्लियर है? चलिए निम्नलिखित कौन सा वृत्त का भाग नहीं है। सबसे पहले देखिए वृत्त अगर आप लोग शो बनाते हैं, देखिए ये वृत्त है, तो वृत्त में सबसे पहले ये आप लोग का केंद्र हो गया और इसके साथ साथ ये आप लोग यहाँ से यहाँ तक खींचे, इससे बोलते हैं परिधि और इससे बोलते हैं रेडियस बोलते हैं यानी अर्धव्यास। तो यहाँ पे विकर्ण नहीं होता है, तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए कौन सा व्यू आइसोमेट्रिक व्यू है। सिंपल वे में फ्रेंड्स याद रखिएगा आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में बता रहा है, तो हमेशा याद रखें 3D जो होता है, 3D जो आप लोग का होता है एक प्रकार का आइसोमेट्रिक व्यू होता है। ठीक है, 3D जो होता है एक प्रकार का आइसोमेट्रिक व्यू होता है, इसमें तीनों अक्षों को प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा आइसोमेट्रिक व्यू एक प्रकार का समांतर प्रोजेक्शन होता है और इसमें वस्तु का जो क्षैतिज तल जो होता है वो 30 डिग्री के से बनाता है ये। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाता है। सबसे पहले इसमें देखिए आदमी को खाने वाला क्या चीज़ था, आदमी जो खाता फ्रेंड, इसमें आदमी क्या खाता, भोजन। तो भोजन को क्या बोले, गुलाब, तो राइट आंसर हो गुलाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता 40 छात्रों की एक कक्षा में समूह में शीर्ष से 8वें स्थान पे है, तो नीचे से उसका समूह क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला होता है आगे कुल जो छात्र है बराबर ले दीजिए, लेट प्लस राइट या फिर शुरू से लेकर लास्ट तक, तो वैल्यू 8 कर दीजिए और लास्ट के लिए हम लोग फर्स्ट के लिए मान ली फर्स्ट मान लिया -1 कीजिएगा। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालिएगा तो आप लोग का राइट आंसर आएगा 33 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार का एक समान है, तो असंगत शब्द को चुनना है। तो ऑलरेडी फ्रेंड देखिएगा ऑप्शन लिखा है नवीनतम, मूल, अद्वितीय या समान। तो सिंपल में देखिए नवीनतम, मूल, अद्वितीय एक प्रकार का एक का भाव आता है, जबकि समान में एक से अधिक का भाव आता है। तो सिंपल में यहाँ पे देखिए तो राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, गाय बछड़ा, कुत्ता भौंकना, शेर सावा, कीट लार्वा। तो फ्रेंड देखिए गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं और कुत्ते के बच्चे को भौंकना नहीं बोलते, कुत्ते का कार्य होता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए। शेर के बच्चे को सावक बोलते हैं, कीट के बच्चे को लार्वा कहते हैं। चलिए अब बस क्वेश्चन है आप लोग के सामने 48 नंबर। तो देखिए 48 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जिसमें दिए गए वर्गों के बीच का संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, देखिए कोई भी फल है तो फल के अंदर आप लोग का पपीता आ गया या आलू बाहर आ गया, तो इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, तो सी लिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। यदि हीटर कॉइल के माध्यम से बहने वाली धारा दुगनी हो जाती है तो उत्पादित गर्मी बन जाएगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, H बराबर क्या होता है, I² RT होता है, I² RT होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन में आप लोग को लिख रहा बहने वाली धारा दुगनी होती है, तो यानी कि देखिए I का वैल्यू हम लोग क्या करें, दुगनी करें, यानी यहाँ पे I² आप लोग हो जाएगा ये। क्लियर है? फिर हम लोग क्या करेंगे, R लगा देंगे यहाँ पे T, तो 4I यहाँ पे आप लोग वैल्यू निकाले तो 4I² RT आएगा। यहाँ पे तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कॉमन पार्ट्स अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए तो I² यहाँ से कॉमन आ गया, तो सिंपल में कितना गुना आ रहा है, ये 4 गुना। तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व कीजिए तो राइट आंसर आया 4 गुना इज द राइट आंसर। चलिए तो 49 आप लोग का हो गया। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो 50 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है, नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए जब भी आप लोग का ये आप लोग का यानी कि देख सकते हैं ये आप लोग का इक्विवेलेंट जो दिया है आप लोग का ये दिया समांतर क्रम में, तो इसका फॉर्मूला होता है R/N होता है। क्या होता है R/N, तो हम लोग R कर देंगे और N टोटल कितना 3 पार्ट्स है, तो R/3 इज द राइट आंसर, लेकिन यहाँ पे ओम लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट आप लोग को भी क्वेश्चन जो आ रहा है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बताने का प्रयास करते, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी भी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेट, जिसका आप लोग यूज करके आप लोग हमारा क्लास कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए
बातें करना चाहते हैं इंटरनेट का, तो फ्रेंड्स याद कीजिए इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। क्लियर है। अब भारत में बीएसएनएल जिसे बोलते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये जो भारत में आया था वो 15 अगस्त को आया था, 15 अगस्त 1995 में आया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे देखिएगा सही नहीं के बारे में बोल रहा, तो देखिए नहीं के बारे में जब भी बोलता थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए नहीं के बारे में बोल रहा, देखिए 1 MB बराबर 2 पर पावर 10 KB। ऑलरेडी मैं आप लोगों को कल ही क्लास में बताया था 1 MB बराबर जो होता है फ्रेंड, देखिए 1024 KB होता है। क्या होता है 1024 KB होता है। अगर आप लोग 1024 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ऑलरेडी आप लोग इसको तोड़िएगा तो 2 पर पावर 10 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 10 लिख सकते हैं। हम लोग को लास्ट में क्या लिखना है KB, तो आप लोग का ये पहला आप लोग का सही है। सेकेंड बातें करना चाहते हैं 1 GB के बारे में। देखिए MB के बाद क्या आता है GB होता है, MB के बाद क्या आता है GB। तो देखिए 1 GB बराबर सिंपल में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो 1024 KB होता है, 1024 MB होता है, सॉरी 1024 MB होता है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ के अनुसार बदलेंगे, तो देखिए 1024 MB होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग लिखिएगा ना तो 2 पर पावर 20 KB लिखिएगा। अगर आप लोग और तोड़ना चाहते हैं तो 2 पर पावर 20 KB लिखिएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 2 पर पावर 20 तो है, तो 2 पर पावर 20, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आप लोग इसमें सही लिख लग रहा है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बाइट लिख रहा है, बाइट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे केबी होना चाहिए। ये जो आप लोग का बाइट लिख रहा नहीं है, बाइट नहीं बल्कि केबी होना चाहिए था। इस वजह से आप लोग का क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर है। और अगर ये बाइट में अगर लिखता है ना तो यहाँ पे देखिए बाइट क्लिक करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग 10 को पावर को और बढ़ा देंगे, यानी कि 2 पर पावर 30 यहाँ पे बाइट होगा। तो यानी 1 GB बराबर करते हैं तो 2 पर पावर 30 बाइट होगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दे रहा था। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का रॉन्ग हो गया। अब देखिए थर्ड, तो थर्ड देखिए 1 GB बराबर, अभी जस्ट में बताया था 1 GB बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 1 GB बराबर 2 पर पावर 20 लिख सकते हैं, यानी कि 2 पर पावर 20 क्या लिखिए KB लिखिएगा। क्लियर है। लेकिन यही आप लोग का जो बराबर होगा 2 पर पावर 30 बाइट के बराबर होगा। क्या हो गया 2 पर पावर 30 बाइट के बराबर होगा। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं 1 MB के बारे में, तो 1 MB बराबर लिख सकते हैं आप लोग 2 पर पावर 30 बीट भी लिख सकते हैं। क्लियर है। 2 पर पावर 13 बीट। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता है बीट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे 0 और 1 से मिलकर बना होता है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार होते हैं। तो देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे ये एक प्रकार का मैक्रो कंप्यूटर होते हैं। क्या होता है ये मैक्रो कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन मैक्रो कंप्यूटर के विभिन्न भाग होते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा। इसके साथ साथ याद रखिए मैक्रो कंप्यूटर जो होता है वो 8 हो गया, 16 हो गया, 32, 14 बीट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया था इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताना चाहता हूँ टोटल जो जनरेशन अभी जो चल रहा 5वां जनरेशन चल रहा। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर सिस्टम था, सबसे पहले देखिए सबसे पहले इसको ट्रिक याद कीजिए, वतीमा। देखिए VTIM मेरा ये ट्रिक है, वतीमा को याद कर लीजिए हो जाएगा। देखिए V4 होता है फर्स्ट वाला में, तो पहला जो था आप लोग का वैक्यूम आता है, यानी कि पहला वैक्यूम होता है। सेकेंड होता है ट्रांजिस्टर हो गया, देखिए मैं लिख देता हूँ ट्रांजिस्टर हो गया। थर्ड में होता है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। चौथा में हो गया माइक्रो प्रोसेसर हो गया। पाँचवा में हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ये आप लोग का पीरियड होता है, यानी 1 2 3 4 एंड 5 होता है। क्लियर है। तो लिख रहा आप लोग को प्रथम पीरियड में, तो क्या होगा वैक्यूम में होगा। तो राइट आंसर कीजिए तो वैक्यूम, तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम ट्यूब को आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब जनरेशन अगर याद किए तो फ्रेंड पहला का जो था जनरेशन 1946 से 1950 के बीच में पहला का जनरेशन था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर होता है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोग को पहला क्वेश्चन में ही मैं बताया था -273.15 डिग्री सेल्सियस जो था वह 0 केल्विन के बराबर होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग याद करिए 273, देखिए मैं लिख देता हूँ 273.16 केल्विन के जल को त्रिक बिंदु कहते हैं, यानी त्रिक बिंदु बोलते हैं इसे। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं त्रिक बिंदु। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ALP के पेपर में। तो क्वेश्चन आएगा त्रिक बिंदु का वैल्यू क्या होता है 273.16 केल्विन होता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो ये फ्रेंड्स आप लोग बना लीजिए 56 क्वेश्चन है ये, आप लोग ऑप्शन मेथड से बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। केवल 60 डिग्री का वैल्यू पुट कीजिएगा, सभी जगह पर सॉल्यूशन कीजिए, आ जाएगा आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन, तो 57 नंबर लिख रहा। देखिए ये आप लोग का एक आलेख दिया, वृत्त आलेख दे रहा। इसमें आप लोग का 19, 20, 21, 22 की कंपनी के बिक्री का विचार दिया गया। तो पूरा 22 और 19 में बिक्री द्वारा केंद्रों के कोनों का अंतर कितना है। तो फ्रेंड्स सिंपल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 22 और 19 में, तो देखिए आप लोग का 19 का 9 था, 22 का कितना था
शायद 26 लिखा, तो दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो 17 आएगा। क्या आएगा? 17 आएगा ना, 15 देखते हैं क्या लिख रहा है आगे, हमको कन्फ्यूजन 26 लिख रही है। तो 26 और 9 के बीच का डिफरेंस निकालिए। तो सिंपल में हम देखिए 26 में से फ्रेंड 9 को घटाइए तो 15 आएगा, 17 आएगा, 17 आ गया। अब टोटल ऐड कीजिए तो ये फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा तो 36 था, सॉरी 7 आएगा। क्या कर रहे हो यार तुम, देखिए ये 7 डिफरेंस करने पाएगा और टोटल ऐड किया तो 36 आ रहा है। इंटू क्या करेंगे 360 कर देंगे। आप लोग इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना रहा 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12 और 2 है तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात करें। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बना भी लेंगे। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, देखिए सिंपल में आप लोग पढ़ोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी ए क्रॉस बी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दो संख्याओं का ए और बी का वैल्यू क्या लिख रहा है 12 गुना 2 है, तो हम लोग 12 गुना 2 को कर देंगे, क्लियर है। और हम लोग इसका मध्यानुपात यानी अंडर रूट निकालेंगे। तो सिंपल में 24 आ रहा और 24 का अंडर रूट कीजिएगा तो ये आप लोग का आएगा 2√6 आएगा। तो राइट आंसर कीजिए 2√6, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करें। सिंपल में देखिए बिक्री मूल्य को एसपी मानते हैं, तो एसपी को 3 गुना करना है तो यहाँ पे पूरा लाभ 5 गुना होता है, यानी प्रॉफिट को 5 गुना करना था। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे 3 रहने देंगे, एसपी ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे 5, प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे एसपी माइनस सीपी कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व करिए, देखिए 3 SP का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आप लोग यूज किए तो 5 SP माइनस 5 CP करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3 SP में से 5 SP को घटाएंगे तो 2 SP आएगा, 2 SP बराबर क्या आ जाएगा 5 CP आ रहा, और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड CP और SP का अगर रेशियो निकालते हैं तो देखिए CP और SP का अगर हम लोग रेशियो का निकालते हैं तो हाँ CP और SP का हम लोग रेशियो अब निकालेंगे। देखिए CP और SP, तो देखिए यहाँ पे एक CP लिखते, सॉरी देखिए एक CP लिखते हैं और एक SP का रेशियो निकालते हैं। तो सिंपल में देखिए CP का जो रेशियो आएगा आप लोग के सामने 2 आ जाएगा, और SP का जो आएगा नहीं यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो देखिए 2 और 3, 2 हाँ 2 और 3 का रहा। तो सिंपल में प्रॉफिट देखिए तो 3 आ रहा, क्या रहा 3, और CP में कितना था 2। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो 2 का पावर में 100 कितना था 50, 50 से कितना था 150। तो राइट आंसर जो आएगा 150% इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या क्या है जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के अपवर्तक होते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 11 होगा। क्या होगा ये 11 होगा। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। SP 46.0 2003 के अनुसार एक सिम वेल्ड के लिए उपयुक्त संकेत क्या है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिम वेल्ड के लिए जो उपयुक्त शीर्ष होगा संकेत होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं जो ऑप्शन नंबर 1 में ये दिया, ये बैंकिंग रन को दिया, वही बातें करना चाहते हैं। ये जो आप लोग का इसको बोलते हैं प्लग वेल्ड बोलते हैं, और ये आप लोग का स्पॉट वेल्ड बोलते हैं। किस रेखा को खींचने से डैश का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल है फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा केंद्र रेखा को खींचने के लिए लोग क्या करते हैं डैश का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल में ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग सर्कल बनाते हैं तो देखिए अगर मान लीजिए सर्कल बनाते हैं तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं बीच में केंद्र रेखा होता है ना, केंद्र रेखा को खींचने के क्या डैश का यूज कर रहे हैं ना, तो आप लोग ऑलरेडी आप लोग लिख सकते हैं केंद्र रेखा, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो केंद्र रेखा को खींचने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाओं की मोटाई के अनुसार सही मिलान करें। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है ये। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ लाइन। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे पहले डायमेंशनल लाइन। तो डायमेंशनल लाइन का जो वैल्यू होता है 0.3 mm होता है, 0.3 mm होता है, क्लियर है। 0.3 mm जो आपका वैल्यू होता है डायमेंशनल लाइन का होता है। वही सेंटर लाइन की बातें करना चाहते हैं तो सेंटर लाइन का भी जो वैल्यू होता है 0.3 लाइन होता है, यानी दोनों को मर्ज कर दीजिए थर्ड में। वही बातें करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट लाइन जिसे बोलते हैं कर्तन रेखा। तो कर्तन जो होता है आप लोग का हमेशा 0.5 होता है, और कटिंग लाइन जो होता है 1 mm का होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग कीजिए तो देखिए पहला का 3 और दूसरा का भी 3, और सी का लिखिएगा तो वो 2 और डी का किए तो 1। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए, क्लियर है। चलिए फिर से मैं आप लोगों के सामने एक बार बता देता हूँ। देखिए डायमेंशन लाइन का जो वैल्यू होता है वह 0.3 mm होता है, 0.3 mm होता है। वही सेंट्रल लाइन का भी जो वैल्यू होता है वह 0.3 mm होता है, क्लियर है। वही कर्तन का जो बात करते हैं तो कर्तन जो होता है वह 0.5 mm होता है। वही कटिंग की बात करना चाहते हैं तो कटिंग जो होता है सबसे ज़्यादा होता है नहीं 1.0 mm होता है, क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क पुष्ट करता है। तेलों को हमारे आहार में पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर तेल हटा दीजिए तो कार्य होगा, नहीं होगा। हमारे आहार से तेलों को हटा देने से बजट नियंत्रित होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बजट का इससे कोई रिलेशन नहीं, तो पहला कैंसिल कीजिए। नहीं, कुछ प्रकार के तेल हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि हमारा शरीर उन्हें अपने आप नहीं बना सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोग का ऑलरेडी आप लोग बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 क्या लिख रहा। तो 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रीजनिंग है, जो कि आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए 66 को भी क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ और बातें करना चाहते हैं 67 का। तो 67 भी क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। अब देखिए जो रीजनिंग इजी है उसे मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अब आते हैं देखिए 69 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म दिया हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे लिखा है रैम, तो ऑलरेडी पढ़ेंगे रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आप लोग के सही है। बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, इसमें लिख रहा है फॉक्स का, तो फॉक्स का होता है फेसीमाइल, ये भी आप लोग देख सकते हैं सही है। बातें करना चाहते हैं यूआरएल का, तो यूआर का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है रिजर्व लिख रहा है, इसलिए आप लोग गलत कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रिसोर्स, होता है रिसोर्स यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स, RESOURC। फिर से मैं बोल देता हूँ, याद कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्लियर है। डी देखिए मैं लेता हूँ DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। फिर से मैं बताता हूँ यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्लियर है। चलिए अब एक फुल फॉर्म आता है फिर रोम का, तो जान जाइए रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। क्लियर है। एक होता है RTGS, देखिए RTGS इसका काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछ जाता है। आर होता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। क्लियर है। एक होता है URL का, तो URL का क्या होता है, फिर से बोलता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्लियर है। चलिए उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना मृत और विघटनशील पदार्थों के विलयन के रूप में प्राप्त करता है। तो सिंपल में आप लोगों का शब्द में ही लिख रहा है, देखिए मृत बोल रहा, तो मृत जीवी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मृत जीवित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल का कानूनन खेती करने की अनुमति देती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताता हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो लिखेगा BT कपास होता है, यानी कि एक शुरू में बी होता है फिर स्मॉल टी कपास होता है। क्लियर है। चलिए देखिए 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक से 2 एम्पियर की अपवर्ती परिवर्ती का धारा होने के पर चालक का विभवांतर कितना होगा। सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे ओम्स के नियम से, V बराबर क्या होता है IR होता है। करंट देख रहे हैं 2 एम्पियर था, R था 100 ओम था, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 200 वोल्ट आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टंगस्टन मैग्नीन और कठोर रबड़ के समान विमानों वाले 3 तार है, इनमें से क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए टंगस्टन मैग्नीन और कठोर रबड़ के समान विमानों वाले 3 तार हैं, इसमें टंगस्टन का तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इस वजह से टंगस्टन का उपयोग हम लोग विद्युत बल्ब में भी करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और टंगस्टन का प्रतिरोध सबसे पहले प्रतिरोध के साथ साथ सबसे कम गलनांक भी होता है। क्लियर है। इसके साथ में इसका जो गलनांक होता है याद करिए 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। और टंगस्टन सबसे कठोर एवं तन्य धातु भी होती है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, गर्मी। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है। ये लिख रहा है आप लोग के बीच में, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर से ले जाया जाता है जब कुंडली की चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण होगा। तो सिंपल में याद रखिए जब भी ऐसा ले जाते हैं तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। देखिए F = आप लोग पढ़े होंगे, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करेंट्स में पढ़े होंगे, यानी क्लास 12 का कंसेप्ट है ये। तो इसमें फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। देखिए F = क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, Q होता है V sin थीटा। तो आप लोग बताइए सबसे अधिकतम कोण किस जगह पे होगा। तो बताइए क्या बोल रहा ना, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया था जब कुंडली की गति और दिशा कुंडली के बीच का कोण क्या होगा, न्यूनतम के बारे में बोला। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू न्यूनतम होता तो 0 होता, तो राइट आंसर 0 डिग्री कीजिए ना, सिंपल अर्थ है ये, तो 0 डिग्री यूज कीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होती है। सबसे पहले बातें करना चाहते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले यार विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो फार्मूला होता है, देखिए H बराबर होता है IS को, देखिए H बराबर जो होता है I/RT। क्लियर है। H बराबर होता है I/RT होता है। और ये जो नियम जो दिया गया था वह जूल के द्वारा दिया गया था। क्लियर है। तो इसमें देखिए
सबसे पहले विद्युत बल्ब भी कार्य करता है, विद्युत केतली भी करता है, ओवन भी करता है, लेकिन विद्युत जनित इस पर आधारित नहीं होती है। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब विद्युत जनित क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा उपकरण होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। इसके साथ साथ यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दो पूर्णांक संख्याओं के बीच देखिए 2507 अंतर है। जब वह बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया था तो भागफल 9 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बड़ी संख्या आपको नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को x मान लेंगे। तो छोटी संख्या क्या होगा, x माइनस 2507 होगा ना ये। और हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिख रहा, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भागा दिया था तो भागफल 9 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, भाज्य बराबर का फॉर्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भाज्य भाजक, तो भाजक कितना बोल रहा है, 9 प्राप्त होता है, शेषफल कितना बोल रहा है, 11 प्राप्त होता है। क्लियर है। अब टोटल संख्या का मतलब एक्स, यहाँ से आप लोग एक्स को सॉल्व किया तो सिंपल में आप लोग को भी जो आंसर आएगा 2819 आएगा, 2819। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्या लिख रहा, एक घड़ी को 2300 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि वह उस घड़ी को 3231.50 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। फ्रेंड्स आप लोग बना लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा, देखिए हम ही बता देते हैं इसको। देखिए सिंपल में 2300 है, 2300 का आप लोग को 20% हानि पे बेचना है। तो 2300 का 20% हानि पे बेचेगा। देखिए 20% हानि को बोलना है, यानी कि 5 से 4 में क्लियर है। क्लियर है। तो देखिए आप लोग का ये एसपी था, सॉरी ये सीपी था। देखिए सिंपल है में देखिए 20% की हानि पर बेचना, तो 20% को ये देखिए, तो 1/5 कर रहा है ना, ये 5 आप लोग को बेसिक प्राइस था, 4 रुपये क्या होगा बेच रहा है। तो यहाँ पे बेच रहे हैं कितना पे, 2300 रुपये में। तो हम लोग देखेंगे 2300, तो ये कितना मल्टीप्लास था, तो इसे ये कितना से गुना था, तो आप लोग यहाँ पे लिखेगा तो सीपी का वैल्यू आ जाएगा आप लोग के सामने 2875 आएगा। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, अब नया आप लोग का जो दिया था देखिए 3231.50 दिया था, हम लोग यहाँ का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 356.5 आएगा। और हम लोग यहाँ से अगर निकालिए तो आपका जो आंसर है 12.4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य बेचना चाहिए। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या कीजिए, दोनों को सबसे पहले सम करके 2 से डिवाइड कीजिए। तो 1384 प्लस क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1384 प्लस 1016 को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल में इसे सॉल्व किया तो आप लोग का 1200 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिख रहा था, यहाँ पे 50% का लाभ के बारे में बोल रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये 1200 है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, 1 + 50 × 3/100 कर देंगे। तो सिंपल में सॉल्व किया तो 1400 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना लीजिएगा, तो राइट आंसर आएगा 182 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, तो 80 नंबर क्वेश्चन है तो ऑप्शन पुट करके भी बनाइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर, देखिए 7 का आगे क्यूब कीजिएगा तो 343 आएगा। क्लियर है। 343 आएगा। फिर देखिए 3 का क्यूब किया तो 27 आएगा। अब दोनों को फिर अब डिफरेंस करना है, तो 343 - 27 कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व किया तो 7 3 10 4 2 6 7 हो गया। यहाँ पे 370 आ गया। यहाँ पे भी सॉल्व किया तो 320 आएगा। क्लियर है। अब आप लोग को सॉल्व करना है, तो सिंपल में अगर आप लोग सॉल्व कर, 320 है ना ये, हाँ 320 नहीं आएगा, ये 320, हाँ 370 3 3 9 17 343 होता है। तो 343 का अगर कीजिए तो यहाँ पे 6 आएगा ना, ये 6 आएगा। फिर आप लोग को यहाँ पे, हाँ तो इसको अगर आप लोग सॉल्व किए तो सिंपल में आप लोग सॉल्व किए तो 185/158 आएगा। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन बस और 10 क्वेश्चन है और देख लेते हैं। देखिए यदि एक रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो तो उसका अग्र अवलोकन क्या होगा। देखिए जब भी रेखा की बातें करना चाहते हैं तो फ्रेंड इसका याद रखिएगा, एक्स वाई के समांतर, एक्स वाई के अभिलंब और वास्तविक लंबाई की होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। प्रिज्म के फेस किस प्रकार की आकृति के होते हैं। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोग बनाए भी होंगे। तो प्रिज्म का जो फेस होता है वो आयताकार और वर्गाकार दोनों होते हैं। तो राइट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिए। नीचे दिए कौन सा अनुपूरक कोण है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं अनुपूरक कोण यानी कि 90 डिग्री का कौन बोल रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं जिसमें दो एंगल को जोड़ने पर हमेशा 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कीजिए। देखिए भारत विकसित देशों में जेनेरिक दवाओं का आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। क्लियर है। भारत एक विकसित देश है। दुनिया को दवा उपलब्ध कराने के लिए एकमात्र भारत ही देश है। नहीं तो जब भी एकमात्र है कैंसिल कर दीजिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग लिख रहा है आप लोग का, यानी कि देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो बोला ना केवल
निष्कर्ष उपयुक्त है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो गलत ही है आप लोग का, ठीक है। तो यानी कि कौन सा अनुसरण नहीं करता है, तो राइट आंसर किए तो बी आप लोग का नहीं करता है, तो बी आप लोग का नहीं करता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कीजिए ना। देखिए ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग खुद से बनाइएगा, आप लोग का सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मैं इसका सेटिंग कर देता हूँ। देखिए इसको बनाइएगा तो इस टाइप से आप लोग सेटिंग करके बना सकते हैं, क्लियर है। इस टाइप से आप लोग का आएगा और आप लोग को बोलेगा इसमें क्या है, तो इसका आंसर किया तो डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी स्किप कर रहा हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आप लोग को डिस्कस के लिए, उसी को मैं बताऊँगा। तो बस अब आप लोग के बीच कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, होपफुली आप लोग पढ़ेंगे। पेट्रोलियम एक प्रकार गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दे, क्योंकि शर्तों के साथ इसका उत्पादन अब अस्तित्व में नहीं रहा। चलिए बातें करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को, तो क्वेश्चन नंबर 90 आप लोग लिख रहे हैं, एक पेंडुलम में दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर घड़ी क्या होती है, सुस्त होती है। क्या होती है, घड़ी सुस्त हो जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, घनत्व को क्या होता है, मास केजी पर मीटर की होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। वही बातें करना चाहते हैं इसका सीजीएस मात्रा का, तो सीजीएस मात्रा अगर बोलेगा तो सबसे पहले ग्राम कीजिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं जल का घनत्व कितना होता है फ्रेंड, देखिए जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्लियर है। वही बर्फ की बातें करना चाहते हैं तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है, पारा की बात करना चाहते हैं तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो सिंपल में आप लोग को पता होगा, ठोस की शुद्धता जो तो हमेशा गलनांक बिंदु से प्राप्त करते हैं, तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। चलिए लक्स किसकी इकाई होती है, तो सिंपल में इल्यूमिनस का ऐसे मात्रा होता है, लक्स होता है, नहीं ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए, क्लियर है। और फ्रेंड बातें करना चाहते हैं ताप का, तो ताप का ऐसे मात्रा होता है केल्विन, द्रव्यमान का होता है केजी, फर्श का होता है न्यूटन होता है। चलिए यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाला सभी बलों का योग शून्य, तो वस्तु क्या हो गया, जब भी तो ये हमेशा सतत वेग से चलती रहेगी, क्या होगा, सतत वेग से चलती रहेगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए। बस 2 क्वेश्चन आ रहा है, सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो सिंपल फ्रेंड्स आप लोग पढ़े हुए होंगे, सरल आवर्त गति में आवर्तकाल हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है, यानी आवर्तकाल जो होता है हमेशा स्थिर रहता है, यानी टाइम पीरियड इज ऑलवेज टाइम रेस्ट में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोग को 1 2 3 एन तक संगत बारंबारता के साथ मानों को 1 2 3 4 एन का माध्य ज्ञात करना है, तो सिंपल में अगर इसका माध्य अगर निकालेंगे तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि इस फॉर्मूला को आप लोग पढ़े होंगे। 97 को अगर आप लोग बनाते हैं तो फ्रेंड्स का राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, 20 और 40 वर्ष आएगा। लास्ट 98, तो 98 को भी अगर आप लोग बनाते हैं तो 98 का जो क्वेश्चंस का आंसर आएगा तो इसमें एम आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम आर, HCF एलसीएम का गुना होता है। अब 90 क्वेश्चन ईजी है, तो 90 क्वेश्चन को अगर आप लोग बनाते हैं 99 सब देखिए 100 क्वेश्चन आ गया, तो फ्रेंड्स 0.13 पे पावर रैंकिंग है, तो जब 2 संख्या पे रैंकिंग है तो दोनों को लिख देंगे, और 2 संख्या पे रखेंगे तो दोनों बदले 99 लिखेंगे, तो राइट आंसर रखिएगा 13/99, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा ये वीडियो चैनल, आप लोग बताइएगा। 28 सेट था, मैं टोटल 100 क्वेश्चन बताया हूँ, जिसमें लगभग आप लोगों को 17 क्वेश्चन का पूरे डिस्कस किया हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसे स्किप करना पड़ता है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो मैं आप लोग को और भी बताऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट।